हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एग्री पावर जयपुर। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस सेशन में जो है हम पढ़ेंगे जो है अध्याय नंबर 12, जो 12वीं क्लास है। 12वीं क्लास की कृषि रसायन विज्ञान और कृषि रसायन विज्ञान के अध्याय नंबर 12 से हम पढ़ेंगे। 12 जो है हमारा है दुग्ध रसायन के बारे में। इस चैप्टर में जो दुग्ध रसायन जो लिखा हुआ है, इस चैप्टर में हम दूध के बारे में पढ़ेंगे। दूध है, छेना है, ठीस है, दूध का कैसे परीक्षण किया जाता है, मतलब संपूर्ण जो है दुग्ध विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। देखिए, ये आपकी बुक ही है, आप जो है बुक खोल लीजिए और बुक को अच्छे से जो है पढ़िए। जहाँ जहाँ आवश्यकता होगी, किस प्रकार से आपसे 12th क्लास में क्वेश्चन पूछा जाता है, किस प्रकार का आता है, वो सब मैं आपको बताता रहूँगा। क्लियर है? चलिए दूध की बात करते हैं। दूध हमारे भोजन का एक आवश्यक अंग होता है। इसमें भोजन के सभी आवश्यक पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज पदार्थ, विटामिन तथा जल पाए जाते हैं, जिसके कारण दूध को संपूर्ण आहार की संज्ञा दी जाती है। भाई सीधी सी बात है, ये तो बेसिक बात है कि दूध जो है संपूर्ण आहार है। क्यों आहार है? क्योंकि भाई उसमें सब कुछ पाया जाता है, जो हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है, जो हमारी बॉडी को चाहिए, सब कुछ पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, भाई हमारी इन्हीं से बनी हुई है। अब यहां से आपका क्वेश्चन बन सकता है कि भाई दूध को परिभाषित कीजिए, तो आप क्या लिखोगे? दूध स्तनधारी पशुओं की दुग्ध ग्रंथियों से प्राप्त एक तरल पदार्थ है जो नवजात शिशु के पैदा होने के तुरंत पश्चात उसके पोषण के लिए स्रावित होता है। या तो देखो आप ये लिख सकते हो, ये बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा जो है बड़ा हो जाएगा। दूध क्या है? बच्चा देने के बाद जो 5 दिन, बच्चा देने के 5 दिन बाद जो क्षरण प्राप्त हो रहा है वो दूध है। क्योंकि 5 दिन तक जो आता है, जैसे गाय और भैंस ब्याने के बाद 5 दिन तक जो आएगा वो ठीस होता है, कोलेस्ट्रम होता है। उसके बाद जो आता है वो दूध होता है। इसलिए दूध की परिभाषा या तो आप ये लिख दो, या दूसरी परिभाषा भी है। यह परिभाषा जैविक दृष्टिकोण से दी गई है। इससे साधारण और असाधारण दूध जैसे ठीस आदि में कोई भेद नहीं रखा गया है। अब देखिए व्यापारिक दृष्टि से जो है परिभाषा क्या दी गई है। देखिए, 1 या 1 से अधिक स्वस्थ पशुओं से जिनका भली प्रकार से पालन पोषण हुआ है, वत्स्य जनन के, यहां से स्टार्ट होती है आपकी परिभाषा। वत्स्य जनन का मतलब क्या है? बच्चा देना। वत्स्य जनन का मतलब क्या है? बच्चा देना। तो क्या कह रहा है? वत्स्य जनन के 15 दिन पूर्व। अब 15 दिन पूर्व क्यों? क्योंकि वत्स्य जनन के 15 दिन पूर्व जो है आपको पता है, हमारे गांव में कहते हैं भैंस लात गई। लात गई का मतलब है दूध देना बंद कर देती है। भैंस जो है ब्याने से 15 दिन, 1 महीने पूर्व ही दूध देना बंद कर देती है। तो इसलिए बोला गया है कि वत्स्य जनन के 15 दिन पूर्व और 10 दिन पश्चात। देखो 10 दिन बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, आप इसको करो 5 दिन, क्योंकि 5 दिन के बाद ही जो क्षरण प्राप्त होता है वो दूध होता है। तो 5 दिन पश्चात जो स्वच्छ एवं ताज़ा लैक्टियल क्षरण प्राप्त होता है उसे दूध कहते हैं। ये परिभाषा उचित है। यदि आपकी परीक्षा में आ जाए कि दूध को परिभाषित कीजिए, तो ऑब्वियसली बात है आप इसको लिख लोगे। चलिए भाई, स्पष्ट है, आपको जो है दिखाई दे रहा है जो बोर्ड पर लिखा हुआ है, बाकी आपकी पुस्तक में भी लिखा हुआ है। इस दूध में न्यूनतम वसा की मात्रा 3.25% तथा वसा रहित ठोस पदार्थों की मात्रा 8.5% होनी चाहिए। ये ऐसा आपको ध्यान रखना है कि भाई न्यूनतम वसा की मात्रा कितनी जो है याद रखना है, 3.25%। और वसा रहित ठोस यानी कि जिसे आप कहते हो SNF, सॉलिड नॉट फैट, सॉलिड नॉट फैट जो है पदार्थ की मात्रा कितनी? 8.5% होनी चाहिए। ये ध्यान रखना है आपको। चलिए, तो इसको आप जो है, अगर आपसे क्वेश्चन आ जाएगा तो क्या क्वेश्चन आएगा यहाँ से? चलिए साथ के साथ मैं क्वेश्चन भी बताता रहूँगा। दूध को परिभाषित कीजिए, दूध को परिभाषित कीजिए, ऐसे आपके क्वेश्चन बन सकता है। क्लियर है भाई? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। दूध की रासायनिक परिभाषा क्या कहती है? रासायनिक दृष्टि से दूध एक विषमान उत्पाद है। विषमान का मतलब है इसमें बहुत सारे जो है तत्व जो है डिफरेंट रूप में रहते हैं, जैसे वसा है,
प्रोटीन है, शर्करा है, खनिज पदार्थ है, अन्य अवयव क्रमश है इमल्सन, कोलाइडी, निलंबन और वाष्पित विलयन के रूप में जल में सतत तरल अवस्था में उपलब्ध होते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन भी आता है कि बसा किस रूप में होती है। देखिए बसा जो है किस रूप में रहती है, इमल्सन के रूप में। जेट परीक्षा में क्वेश्चन आता है भाई, आप जेट की भी तैयारी करोगे, ऑब्वियसली बात है, जब आप 12th का पढ़ रहे हो तो जेट का भी पढ़ोगे। तो जेट परीक्षा में पूछा जाता है कि दूध में जो बसा होती है, दूध में जो बसा होती है वो किस रूप में पाई जाती है, वो इमल्सन के रूप में पाई जाती है। इसी प्रकार से प्रोटीन जो है, दूध में जो प्रोटीन होती है वो किस रूप में पाई जाती है, कोलाइडी निलंबन, है ना, कोलाइडी निलंबन। तो याद रखना है ना, कोलाइडी निलंबन के रूप में जो है प्रोटीन पाई जाती है, ये ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा जो है बाकी के जो है शर्करा, जो शर्करा है वो किस रूप में पाई जाता है, ये याद रखें। शर्करा जो रहती है वो वाष्पित विलयन के रूप में, वाष्पित विलयन के रूप में जो है सॉल्यूशन के रूप में पाई जाती है। खनिज पदार्थ भी पाए जाते हैं, तो ये ध्यान रखना है। अब यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके जेट में आता है और पूछा भी गया है, ये तो परीक्षा में जो है पूछा भी गया है कि प्रोटीन जो है किस रूप में मिलती है, कोलाइडी निलंबन के रूप में। अंडरलाइन करें भाई। चलिए फिर आगे देखते हैं। वास्तव में दूध की परिभाषा करते समय दो बातों का ध्यान रखना चाहिए। परिभाषा के अंतर्गत खीस रहित दूध आना चाहिए, यानी कि जब आप परिभाषा लिख रहे हो तो खीस रहित दूध, और खीस कब से कब प्राप्त होता है, जब गाय या भैंस ब्याह जाती है, ब्याहने के 5 दिन तक जो प्राप्त होता है, जो क्षरण प्राप्त होता है, उसे खीस कहते हैं। तो खीस को हटा दो, बाकी का जो बचा हुआ है वो दूध है। अब मिश्रित दूध भी इसके अंतर्गत नहीं आना चाहिए, अतः कुछ अवयवों की न्यूनतम मात्रा निर्धारित कर देनी चाहिए। मतलब दूध में जैसे मैंने अभी बोला था कि बसा जो है 3.25% होती है, और SNF सॉलिड नॉट फैट जो है कितना होता है, 8.5% होता है ना। तो ये इसमें जो है कहा गया, ये बेसिक बात है ना। तो याद रखना है आपको, आपसे यदि दूध की परिभाषा है तो आप यही परिभाषा लिख के आ जाना। ये कोई नहीं पूछेगा कि व्यवहारिक दृष्टि से बताओ, रासायनिक दृष्टि से बताओ, है ना। बाकी जेट में यदि क्वेश्चन आ जाता है, आप जेट की भी तैयारी करोगे तो याद रखना, दूध में बसा किस रूप में पाई जाती है, इमल्सन के रूप में पाई जाती है, प्रोटीन किस रूप में पाई जाती है, कोलाइडी निलंबन के रूप में पाई जाती है, शर्करा किस रूप में पाई जाती है, वाष्पित विलयन के रूप में पाई जाती है। क्लियर है। चलिए भाई, सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें भाई वीडियो को। अब देखिए दूध के अवयव, ये तो बेसिक सी बात है, ये रामायण है, बेसिक सी है भाई। देख लेते हैं, क्वालिटी ठीक है क्या, आपको थोड़ा बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहा है क्या। चलिए कोई ना, इस क्लास में एडजस्ट कर लो, अगली क्लास में और इसको परफेक्ट वे में जो है मैं लिख के ले आऊँगा, थोड़ा बड़ा बड़ा, और मैं जो है इसको परफेक्ट वे में जो है ना। दूध के अवयव, दूध के अवयव क्या है। दूध एक अपारदर्शी द्रव है जो बसा, प्रोटीन, लैक्टोज, खनिज पदार्थ और जल से मिलकर बना होता है। भाई दूध है तो सब कुछ होगा इसमें, जब ही तो संतुलित होता है। दूध के विभिन्न अवयव समान मात्रा में नहीं पाए जाते हैं, इनमें सदैव भिन्नता होती है। भिन्नता बहुत से कारणों से, देखिए दूध के जो समान ये जो अवयव हैं जैसे बसा है, प्रोटीन, क्या ये समान मात्रा में पाए जाते हैं, नहीं, भिन्नता होती है। अब भिन्नता का है, पशुओं को खिलाए जाने वाले चारा, पशु की उम्र, जलवायु इत्यादि से होती है। विभिन्न जातियों के पशुओं जैसे गाय, भैंस, ऊंट, बकरी जो है, भेड़ आदि के दूध के संगठन भिन्न भिन्न होता है। सभी जितनी भी जानवर हैं उन सभी के दूध का संगठन जो है डिफरेंट डिफरेंट होता है। बेसिक सी बात है, याद नहीं करना है तुम्हें। दूध में पाए जाने वाले अवयवों को उपस्थिति के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, बसा, बसा रहित ठोस पदार्थ। जल इन दोनों प्रकार के अवयवों के भाग के रूप में होता है। दूध में पाए जाने वाले मुख्य अवयवों का संक्षिप्त विवरण, ये बेसिक सी बात है ना। आपको ना तो लिखनी है ना अंडरलाइन करनी है, कुछ नहीं है, बेसिक सी बात है। अब आ जाइए, अब यहाँ से आपको जो है ध्यान रखना है कि दूध का अवयव जो है, दूध, बसा जो है, ये सारी चीज़ें जो है आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए मैं थोड़ा सा जो है इस चीज़ को लिख देता हूँ, क्योंकि लिखने से क्या है, थोड़ा स्पष्ट चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी भाई।
ये जो है ना, ये बहुत जो है इसमें लिखा हुआ है, तो इसको हम वन लाइन वाइज लाइन लिखेंगे, है ना। चलिए इसको जो है लाइन टू लाइन लिख लेते हैं। चलिए देखते हैं इसको। ये सब कुछ जो लिखा है ये मिक्सअप है, इसको हम लाइन टू लाइन लिखेंगे तब ज़्यादा जो है अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए भाई, हेडिंग डालिए, दुग्ध वसा। दुग्ध वसा, मिल्क फैट। अब देखो इसके बारे में जो है अगर आपसे लिखने का आ जाए कि भाई 12th क्लास में आ जाए, हालांकि यहाँ से जेट में भी क्वेश्चन आपके आता है ना, तो याद रखना है मिल्क फैट के बारे में आ जाए तो याद रखना है मिल्क फैट की वजह से ही, दूध वसा की वजह से ही जो किसी भी दूध का जो मूल्य का जो निर्धारण किया जाता है कि भैया इतने रुपए किलो बेचेगा, उस मूल्य का जो निर्धारण है वो दुग्ध वसा से किया जाता है, पहली बात। तो दूसरी बात, सबसे ज़्यादा दूध के जितने भी अवयव हैं उन सभी में सबसे ज़्यादा घटने और बढ़ने वाला यदि कोई अवयव है तो दूध वसा है, ये ऐसा ध्यान रखना है। दूध वसा दूध में जो है किस रूप में रहती है, एक छोटी छोटी गोलकाओं के रूप में रहती है। दूध में जो है दूध जो है किस रूप में रहता है, पायस, है ना, याद रखना है इमल्सन के रूप में रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो कुछ बेसिक जानकारी जो है याद रखना है यहाँ पर जो है। पहला, स्टार लगा के लिख लेते हैं, पहले की जरूरत नहीं है। दूध में यह सबसे ज़्यादा घटने बढ़ने वाला अवयव है। पहली बात तो ये हो गई कि सबसे ज़्यादा घटने बढ़ने वाला जो अवयव है, तब ये क्या करता है, ये दूध जो वसा होती है वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है। जब पशु ब्याया है तब थोड़ी कम वसा रहती है और धीरे धीरे जो है ब्यात की तरफ और बढ़ते जाते हैं तब धीरे धीरे जो है वसा बढ़ती जाती है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा जो है घटने बढ़ने वाला अवयव होता है वसा। दूध में पायस मतलब इमल्सन रूप में होती है। पायस मतलब इमल्सन के रूप में होती है, ये ध्यान रखना है आपको कि दूध वसा जो है किस रूप में होती है, इमल्सन के रूप में होती है। इसलिए ये जो दूध वसा होती है वो आसानी से पच जाती है, याद रखना है आपको। फिर उसके बाद एक और ख़ास बात है, कई बार आपने देखा होगा कि बेईमान लोग होते हैं जो दूध का व्यापार करते हैं, कई बार जो है वहाँ दूध में से क्रीम को निकाल लेते हैं। क्रीम को क्यों निकाल लेते हैं, क्रीम मतलब वसा, भाई क्रीम का मतलब क्या है, वसा है, तो वसा को निकाल लेते हैं। क्यों निकाल लेते हैं, क्योंकि वसा जो रहती है दूध में छोटी छोटी गोलकाओं के रूप में रहती है, छोटी छोटी गोलकाओं के रूप में जो है नोव्यूल्स के रूप में रहती है, इसलिए जो है इसको निकाल लिया जाता है, ग्लोब्यूल्स के रूप में रहती है ना। तो याद रखना है, तो ये निकाल लेते हैं। कई बार नहीं देखा है, जैसे दूध लेके आता है, अरे यार ये दूध थोड़ा सा पतला सा है ना, लगता है दूधिया ने जो है क्रीम निकाल ली है इससे। क्रीम निकालने का मतलब फैट निकालना। अब क्यों निकाली जाती है ये भी बड़ी बात है, तो याद रखना है दूध में देखिए नहीं भाई, दूध में उपस्थित वसा, दूध में उपस्थित वसा गोलिकाओं यानी कि गोलिकाओं के रूप में पाई जाती है, जिसे आसानी से दूध से अलग किया जा सकता है, जिसे आसानी से
आसानी से दूध से अलग किया जा सकता है तो ये ध्यान रखना है आपको कि जो है दूध में उपस्थित जो वसा है वो गोलकाओं के रूप में रहती है, जिसे आसानी से जो है अलग किया जा सकता है ना। ये ध्यान रखना है आपको। किस रूप में रहती है, अब क्वेश्चन आ जाए कि बताइए दूध में वसा किस रूप में, या तो इमल्सन के रूप में रहेगी या गोलकाओं के, और आकार किस आकार के रूप में रहती है, गोलकाओं के रूप में, इसलिए आसानी से जो है इसको निकाल लिया जाता है। ठीक है, अब देखिए दूध वसा के अवयव, इसके भी अवयव होते हैं, है ना। दूध वसा के जो है अवयव क्या क्या होते हैं, एक तो इसमें जो है देखने को मिलती है वास्तविक वसा यानी कि ट्रू फैट जो है इसमें, ये दूध वसा में ये देखने को मिलता है। इसके अलावा और अवयव क्या होता है इसमें, वसा में फास्फोलिपिड भी होते हैं, वसा के अंदर होते हैं ना फास्फोलिपिड भी भाई एक प्रकार का जो है वसा है। स्टीरोल भी रहते हैं। ये विभिन्न कंपाउंड, या हम कह सकते हैं जब वो पढ़ते हो बायोलॉजी में, वर्गीकरण पढ़ते हो वसा का, तब वहाँ से आते हैं। और स्वतंत्र वसीय अम्ल, इसमें जो है स्वतंत्र वसीय अम्ल भी होते हैं। तो ध्यान रखना है आपको कि अवयव जो है कौन कौन से होते हैं, वास्तविक वसा, फास्फोलिपिड, स्टीरोल और स्वतंत्र वसीय अम्ल जो हैं पाए जाते हैं। ये ध्यान रखना है आपको, है ना। चलिए, ये अवयव जो है इसमें पाए जाते हैं, मतलब ये दूध वसा के अंदर दूध वसा और दूध वसा के अंदर ये इस रूप में, मतलब ये हम कह सकते हैं ये अवयव जो हैं इसके रहते हैं, मुख्य अवयव जो हैं वसा के मुख्य अवयव। लिखेंगे भाई, अब ये जो स्वतंत्र ये वसीय अम्ल है, और वसीय अम्ल में भी सर्वाधिक कौन सा अम्ल पाया जाता है, ओलिक अम्ल पाया जाता है। ये ध्यान रखें, ये लिख लेते हैं। दुग्ध वसा में, है ना, दुग्ध वसा में, है ना, दो अम्ल हैं। एक कौन सा अम्ल जो है, ओलिक अम्ल जो है 33% और पामेटिक 25%। ओलिक अम्ल कितना प्रतिशत, 33% पाया जाता है। और जो है ओलिक के बाद पामेटिक अम्ल जो है कितने प्रतिशत पाया जाता है, पामेटिक पाया जाता है 25%। 25% जो है पामेटिक अम्ल जो है पाया जाता है। ओलिक अम्ल जो है 33% और पामेटिक जो है 25%। तो याद रखना है सर्वाधिक कौन सा हो गया। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक जो है कौन सा पाया जाता है, तो याद रखना है सर्वाधिक पाया जाता है ये। तो आपसे पूछा जाए कि दूध वसा में कौन सा अम्ल जो है सर्वाधिक पाया जाता है, तो जो है ओलिक अम्ल जो है सर्वाधिक पाया जाता है। ये ध्यान रखना है आपको। फिर वसा को जो है जब आप देखते हैं तो वसा को विभाजित भी किया जाता है। जब वसा का वर्गीकरण करते हैं, है ना, जब आप बायोलॉजी में पढ़ते हैं कि बायोलॉजी में वसा को जो है वर्गीकरण किया जाता है वसीय अम्लों के आधार पर, असंतृप्त वसीय अम्ल और संतृप्त वसीय अम्ल। तो दूध वसा में जो है एक होते हैं असंतृप्त वसीय अम्ल, असंतृप्त वसीय अम्ल यानी कि जिसमें डबल बॉन्ड पाया जाता है, वो असंतृप्त जो है वसीय अम्ल होते हैं। और असंतृप्त वसीय अम्ल जो है कितने होते हैं भाई, 43। इनकी मात्रा कितनी होती है, 43% होते हैं। इसी प्रकार से असंतृप्त हो गए तो 8 संतृप्त वसीय अम्ल पाए जाते हैं। संतृप्त वसीय अम्ल 2 प्रकार के जो हैं दुग्ध वसा में 2 प्रकार के अम्ल होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त वसीय अम्ल। अच्छा, ओलिक अम्ल जो है पामेटिक, ये सब जो है ये ओलिक अम्ल जो है ये सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है ना। अब ये किसका पार्ट है, ये हमारा इशू नहीं है क्योंकि अपने क्वेश्चन आएगा नहीं, अपने तो 12th पढ़ रहे हैं, क्लियर है। और ये कितने पाए जाते हैं, 57%। दुग्ध वसा में अगर आपसे पूछ ले असंतृप्त वसीय अम्ल जो हैं कितने होते हैं, 43%। और संतृप्त वसीय अम्ल जो हैं कितने होते हैं, 57%। अच्छा, एक और चीज़ सुनिए,
जो बसा है, बसा ऊर्जा का अच्छा स्रोत होती है, ये भी ध्यान रखना है। बसा ऊर्जा का अच्छा स्रोत है। बसा ऊर्जा का अच्छा स्रोत है। तो भाई एनर्जी जो है मिलती है। तो बताइए, अब क्वेश्चन आ जाए या आपसे पूछा जाए 8 ग्राम बसा से कितनी ऊर्जा मिलती है? अकॉर्डिंग टू 12th बुक जो है 9.3 कैलोरी ऊर्जा, इतनी ऊर्जा जो है इससे मिलती है 1 ग्राम बसा से। देखो आपकी 12th की बुक में लिखा हुआ है, वही मैं बता रहा हूं, है ना। अब देखिए, इसका मतलब समझिए कि जो है पूरा का पूरा आपका दूध है, इस दूध से कुछ ना कुछ ऊर्जा मिल रही है। भाई जो दूध है, इस दूध से जितनी ऊर्जा मिल रही है उसको 100% मान लेते हैं। तो इस 100% ऊर्जा में से जो सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा मिल रही है वो मिल रही है बसा से। बाकी भाई दूध में जो है देखो कार्बोहाइड्रेट भी होता है, दूध में बसा भी होती है, दूध में जो है प्रोटीन भी होता है, इन सभी में लैक्टोज भी होता है। सबसे ज़्यादा ऊर्जा किससे मिलती है? बसा से मिलती है। जितना जितना दूध से ऊर्जा मिलती है उन दूध से जो है सबसे ज़्यादा जो है इससे मिलती है बसा से। तो हम यहाँ कह सकते हैं बसा से लगभग जो है अराउंड जो है दूध का 55 से 60%, बसा से 55 से 60% दूध की ऊर्जा नहीं प्रतिशत ऊर्जा मिलती है ना। यहां पर बात करेंगे कुल दूध में कि जब हम पूरे दूध की बात करें तो दूध में बसा से कुल दूध से जितनी ऊर्जा है उसको कितना मान लिया हमने? 100% मान लिया। वो कार्बोहाइड्रेट की वजह से भी हो सकती है, प्रोटीन की वजह से भी हो सकती है, लैक्टोज की वजह से भी हो सकती है। उन सब में सबसे ज़्यादा जो रोल है वो किसका है? बसा का है। तो याद रखना है 8 ग्राम बसा से जो है कितनी ऊर्जा? 9.3 कैलोरी ऊर्जा। दुग्ध बसा कितने प्रकार के जो है विभाजित किया गया है दुग्ध बसा को? एक तो असंतृप्त बसीय अम्लों में, एक संतृप्त में। असंतृप्त कितने होते हैं? 43 होते हैं। इसी प्रकार से दुग्ध बसा में जो है कौन सा अम्ल सर्वाधिक होता है? ओलिक अम्ल जो है सर्वाधिक होता है। पामेटिक अम्ल जो है 25% होता है। ये ध्यान रखना है आपको, ये लिखें भाई। फिर उसके बाद जो है देखेंगे कि बसा में, देखिए बसा जब हम पढ़ रहे हैं तो बसा में घुलनशील विटामिन सी भी होती हैं, वो भी हम देखेंगे। चलिए अब आपसे पूछ लिया जाए, अब यहां आपसे पूछ लिया जाए कि बसा में घुलनशील विटामिन जो हैं कौन कौन सी होती हैं? बसा में घुलनशील विटामिन। अब देखिए 12th के जो विद्यार्थी, आप जो 12th के विद्यार्थी, अब आपसे पूछ लिया जाए कि बसा, दुग्ध बसा पर टिप्पणी करो, तो भाई जितने भी मैंने पॉइंट बताए हैं आप लिख देना। भाई उसमें लिखना है क्या है कि दूध बसा में असंतृप्त बसीय अम्ल 43%, संतृप्त बसा में 57% होते हैं। बसा ऊर्जा का अच्छा स्रोत होती है। 8 ग्राम बसा से 9.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है ना। ऐसे आप बना के भी लिख सकते हो। बसा में घुलनशील विटामिन जो है कौन कौन से होते हैं यदि आपसे पूछ लिया जाए? ए, डी, ई, के, ये विटामिन जो है बसा में घुलनशील होते हैं। बाकी के जो बी और सी है ना, यहीं पर लिख लो, आपके जेड के पॉइंट ऑफ व्यू से काम आएगा, जेड के पॉइंट ऑफ व्यू से काम आ जाएगा आपके। नोट, विटामिन बी एवं सी ये जल विलेय होती हैं। कैसी होती हैं? जल विलेय। अब देखिए इसमें से कोई एक याद कर लो, देखो कैसे। इसकी ट्रिक होती है WBC। W मतलब वाटर। WBC जो है ब्लड में पाई जाती है कि नहीं? व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं। तो देखो वाटर में सॉल्युबल कौन सी होती हैं? बी और सी होती हैं। बाकी की बची कुची कौन सी होती हैं? बसा में विलेय होती हैं। ऐसे याद कर लेना, ठीक है। अब और फिर और क्या लिखा गया है तुम्हारी उसमें कि भाई जो है जो गाय के दूध में जो है कितनी बसा, तो यहां पर लिख लेना है गाय के दूध में कितनी बसा भाई? 4.8%, 4.8% बसा। गाय के दूध में कितनी? 4.8%।
मुर्रा भैंस के दूध में, मुर्रा भैंस के दूध में, मुर्रा भैंस के दूध में जो है कितनी प्रतिशत वसा होती है? 7.6% वसा। अब ये आपसे जेट में क्वेश्चन आ सकता है, देखो 12th का तो मैं पढ़ा ही रहा हूं, जेट में भी आ सकता है। मानव दूध में वसा, मानव दूध में वसा, तो मानव दूध में वसा जो है 3.7% वसा, मानव दूध में वसा जो है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3.7%। ये लो, ये आपका जो है दुग्ध वसा। लेकिन दुग्ध वसा का भी महत्व है आपके 12th के अकॉर्डिंग, वो भी है, वो लिखना है, ये लिखें आप। चलिए देखिए, थोड़ा बहुत मिट्स और ये सब हम पढ़ेंगे। चलिए लिख लिया भाई आपने? लिखो अच्छे से। चलिए अब देखिए, अब भाई यहां तक हमने पढ़ लिया, दुग्ध वसा पाई जाती है, ये पढ़ लिया। अब आगे देख लेते हैं। देखो जहां जरूरी होगा वहां लिखा देंगे, बाकी पुस्तक से पढ़ेंगे, पुस्तक का भी पढ़ेंगे और लिखा भी देंगे। दुग्ध वसा का पोषक महत्व क्या होता है? जो दूध वसा है, भारतीय अधिकतर शाकाहारी हैं, अतः उनके भोजन में पशु वसा का मुख्य स्रोत है ना। वसा का जो है मुख्य स्रोत क्या होता है? दूध होता है। घी से कार्बोहाइड्रेट की तुलना में लगभग 2.25 गुना अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। ये पॉइंट याद रखने वाली बात है ना। कार्बोहाइड्रेट की तुलना में घी से, घी मतलब वसा भाई, घी में जो है आपको पता होना चाहिए कि जो घी होता है, घी में जो है कितनी प्रतिशत वसा होती है? 99.5% क्या होती है? घी में वसा होती है, ये ध्यान रखना है ना। 99.5% क्या होती है? घी में वसा होती है, ध्यान रखना है आपको। बेसिक सी बात है। दुग्ध वसा के अवयव फास्फोलिपिड का जैविक महत्व बहुत अधिक है, जिसका विवरण निम्नलिखित है। भाई दुग्ध वसा में मैंने आपको अभी क्या बताया था? दुग्ध वसा में मैंने अवयव बताए थे। वास्तविक वसा होती है, इसमें फास्फोलिपिड भी होता है, एस्टिरोल होता है, स्वतंत्र वसीय अम्ल होते हैं, है ना। तो इसके अंदर जो है ना, वसा के अंदर जो फास्फोलिपिड होता है उसका भी बहुत बड़ा योगदान है। जो फास्फोलिपिड है इसका बहुत बड़ा रोल होता है हमारे बॉडी में जो है। देखिए क्या है, ये रक्त स्पंदन में सहायक होता है। रक्त स्पंदन में जो है, रक्त स्पंदन का मतलब है जैसे आपको कोई चोट लग गई, तो चोट लग गई तो उसके बाद, चोट के बाद खून बहता है, तो खून बहते हुए खून को रोकने में जो सहायक होता है वो ये होता है। क्लियर है। ऊतकों के उपापचय में सहायक होता है, ये उपापचय में भी सहायक होता है। वसा प्रोटोप्लाज्म की संरचना का प्रमुख अवयव है ना। जो प्रोटोप्लाज्म होता है, प्रोटोप्लाज्म भाई सेल के अंदर होता है ना। तो वो जो है सेल बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा प्रोटोप्लाज्म, है ना। प्रोटोप्लाज्म की संरचना का मुख्य अवयव होता है वसा जो है भाई। सीधी सी बात है, प्रोटोप्लाज्म के चारों तरफ जो है कवरिंग भी रहती है ना। ये देख लेना, बायोलॉजी में पढ़ा होगा आपने। अपने तो प्रोटोप्लाज्म की इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन पढ़ लेना, ठीक है। ये बेसिक सी बात है कि दूध वसा का पोषक महत्व क्या है भाई। घी में कार्बोहाइड्रेट की तुलना में 2.25% क्या होती है? ज़्यादा ऊर्जा होती है। इसके अलावा दूध वसा में फास्फोलिपिड होता है। फास्फोलिपिड का एक अपने आप में ही जैविक महत्व है। अब क्वेश्चन आ जाए कि दूध वसा के अवयव फास्फोलिपिड का जैविक महत्व लिखिए। क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन क्या आ जाए आपके 12th क्लास में? क्वेश्चन आ जाए कि दूध वसा में, दुग्ध वसा के अवयव फास्फोलिपिड का जैविक महत्व लिखिए। तो ये लिख देना, 2-4 पॉइंट और भी हैं। देखो, यह प्रजनन, शरीर विकास दोनों में सहयोग देता है भाई। कोशिकाओं के पोषण का कार्य करता है। कहते नहीं है घर में, नहीं कहते कि हम जैसे माँ बाप या बड़े कहते नहीं है, अरे दूध पिया कर, दूध, समझ रहा, दूध भी खाया कर। इसीलिए तो कहते हैं क्योंकि एनर्जी होती है भाई, इसमें बहुत ज़्यादा जान होती है। लेसिथिन दुग्ध वसा को सुरक्षित रखने में मददगार होता है।
लेसिथिन क्या, लेसिथिन भी दुग्ध वसा में पाया जाने वाला एक पदार्थ है, तत्व होता है लेसिथिन भी। लेसिथिन भी एक कंपाउंड है, योडिट है। वो लेसिथिन कहाँ होता है, दुग्ध वसा में होता है, सुरक्षित करने का काम है। दुग्ध वसा से शरीर को विटामिन व कोलेस्ट्रॉल प्राप्त होते हैं, कोलेस्ट्रॉल प्राप्त होता है, विटामिन प्राप्त होती है। दुग्ध वसा में शरीर के लिए आवश्यक वसीय अम्ल जैसे लिनोलोइक अम्ल जो हैं ये मिलते हैं। भाई दुग्ध वसा जब आप बायोलॉजी में पढ़ते हो, वसीय अम्लों में पढ़ते हो, ओलेट अम्ल, लिनोलेनिक अम्ल, है ना, पामेटिक अम्ल, अरेटिडोनिक अम्ल, ये सब अम्ल जो हैं किस में पाए जाते हैं, दूध की वसा में पाए जाते हैं, हमारे बॉडी का निर्माण करते हैं, हमारे शरीर का निर्माण करते हैं। इसमें कम द्रव्यदान बिंदु वाले वसीय अम्ल होने के कारण पाचन संस्थान में इनका पाचन शीघ्र होता है। भाई सीधी सी बात है, ये जल्दी जो है पाचन हो जाता है इनका। ये तो बाकी तो शुद्ध हिंदी लिख के दी है, इसमें द्रव्यदानांक बिंदु, इसका मतलब ही नहीं पता, समझ रहे हो। तो याद रखें भाई, ये जो है, चलिए ये लिखें, थोड़ा बेसिक जानकारी है, इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आपके नहीं पूछा जाएगा, बेसिक सी बातें हैं। चलिए और देख लेते हैं। अगला बिंदु क्या है, लैक्टोज है। अब देखिए, लैक्टोज को भी थोड़ा सा समझना होगा। लैक्टोज के बारे में जो है सुन लीजिए आप, जो लिखा है वो इजी है। भाई लैक्टोज क्या है, लैक्टोज एक कार्बोहाइड्रेट होता है। तो याद रखना है, दुग्धम दूध में पाए जाने वाला मुख्य कार्बोहाइड्रेट है। यदि आपसे पूछा जाए कि दूध में जो है पाए जाने वाला मुख्य कार्बोहाइड्रेट कौन सा होता है, लैक्टोज होता है। और इस लैक्टोज की वजह से ही लैक्टोज को हम क्या कहते हैं, मिल्क शुगर कहते हैं। दुग्ध, लैक्टोज को हम क्या कहते हैं, दुग्ध शर्करा कहते हैं। दुग्ध शर्करा किसको कहते हैं, लैक्टोज को कहते हैं। तो दूध में जो मिठास है, अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि दूध में मिठास, दूध में मिठास, मिठास का कारण क्या होता है, दूध के जो मीठेपन का कारण क्या होता है, लैक्टोज होता है ना। और लैक्टोज क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट होता है। दूध में मीठापन, मीठापन जो है दुग्धम के कारण ही होता है। दुग्धम एक द्विसक्रिय है जो ग्लूकोज और गैलेक्टोज से, द्विसक्रिय का मतलब क्या होता है, इंग्लिश में कहते हैं इसे डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड है। अब डाइसैकेराइड का मतलब जो है ये एक तो ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या होता है, मोनोसैकेराइड प्लस और गैलेक्टोज। तो याद रखना, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि लैक्टोज जो होता है वो कौन सी दो इकाइयों से मिलकर बना होता है। तो लैक्टोज एक तो ग्लूकोज से, एक गैलेक्टोज से मिलकर बना होता है। भाई ग्लूकोज और गैलेक्टोज क्या होते हैं, ये एक मोनोसैकेराइड शर्करा है, मोनोसैकेराइड शर्करा है ना, मोनोसैकेराइड है। जब आप क्लासिफिकेशन पढ़ते हो कार्बोहाइड्रेट का, तो मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड ऐसे पढ़ते हो आप, है कि नहीं। तो उसमें जो है, उसमें डाइसैकेराइड का मतलब है दो मोनोसैकेराइड की इकाइयों से मिलकर बना हुआ। तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बना हुआ रहता है लैक्टोज। ये देखो, ये सुक्रोज हो गया, कार्बन 12 दूध के अंदर यह घुलनशील अवस्था में होता है। इसको अंडरलाइन कर लेना कि दूध में जो है किस रूप में रहता है, सॉल्यूशन रूप में रहता है। दुग्धम ऊर्जा का अच्छा साधन है। 1 ग्राम दुग्धम से 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ये ध्यान रखना है भाई, 1 ग्राम लैक्टोज, 1 ग्राम लैक्टोज जो है कितने कैलोरी ऊर्जा के बराबर होता है, तो याद रखना है कैलोरी। 1 ग्राम लैक्टोज से, जब हमने बसा पढ़ा था तो बसा में 9.3 कैलोरी मिल रहा था, और यहाँ पर कितना मिल रहा है, 4 कैलोरी मिल रहा है। ये ध्यान रखें, मतलब एनर्जी तो इससे भी मिल रही है। यह शर्करा की अपेक्षा लगभग 1/4 भाग मीठा होता है। सामान्यतः गाय के दूध में 4.9%, भैंस के दूध में 5.48%, मानव दूध में 6.98% जो है लैक्टोज पाया जाता है। ये ध्यान रखना। चलिए लिखें यहाँ पे, लिखिए भाई, फिर आगे बढ़ेंगे। लिख लिया। अब देखिए, अब इसका पोषक मान भी देख लेते हैं क्या है।
लैक्टोज का पोषक महत्व। पोषक महत्व का मतलब है कि हमारे शरीर को या कितना प्रॉफिटेबल दे रहा है, कितना फायदा दे रहा है हमारी बॉडी को, है ना। देखिए लैक्टोज दूध के ऊर्जा मान में वृद्धि करता है, यानी कि दूध जैसे दूध है, अगर लैक्टोज ना हो तो ऊर्जा थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि 1 ग्राम लैक्टोज से कितनी ऊर्जा प्राप्त हो रही है, 4 कैलोरी। इसका मतलब जो है लैक्टोज दूध के ऊर्जा मान में वृद्धि करता है, ऊर्जा में वृद्धि करता है। यह शरीर में विटामिन संश्लेषण में सहायक होता है। भाई कुछ विटामिन जो है अंदर हमारी बॉडी के अंदर संश्लेषित होती हैं, उनमें सहायक होता है। यह आंत द्वारा कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण में सहायक होता है, ये ध्यान रखें। आंत द्वारा जो है, क्योंकि देखो ये हमारे जैसे दूध पिया तो दूध में भी कैल्शियम और फास्फोरस होते हैं। भाई दूध में कैल्शियम और फास्फोरस इसीलिए तो कहते हैं भाई दूध पिया करो, हड्डियाँ मजबूत होती हैं, है ना, शरीर मजबूत होता है, क्योंकि उसमें कैल्शियम फास्फोरस होते हैं। तो यह आंत द्वारा कैल्शियम फास्फोरस के अवशोषण में भी सहायक होता है। कौन? लैक्टोज। लैक्टोज आंत में लैक्टिक अम्ल उत्पन्न करता है। भाई लैक्टोज है तो लैक्टिक अम्ल उत्पन्न करेगा, जो अम्ल उत्पादक जीवों के विकास को प्रोत्साहित कर पैथोजेनिक रोगकारी जीवाणुओं की वृद्धि को रोक देता है। इसका मतलब समझो ये क्या कहना चाह रहा है कि लैक्टोज, जैसे आपने दूध पिया, दूध पीने के बाद लैक्टोज कहाँ गया, हमारी बॉडी में चला गया, तो अब लैक्टोज क्या करेगा, लैक्टोज जो है लैक्टिक अम्ल बनाएगा। ये लैक्टिक अम्ल क्या करेगा, लैक्टिक अम्ल जो है अंदर, जो हमारे अंदर कोई भी पैथोजन, ऐसा कोई रोग कारक चला गया है जिसकी वजह से हमें रोग हो सकता है, हमें समस्या आ सकती है, उन समस्याओं को नहीं आने देगा। कौन? लैक्टोज। क्योंकि लैक्टोज क्या है, लैक्टिक अम्ल में कन्वर्ट हो चुका है, और ये जो लैक्टिक अम्ल है, जो अम्ल है, ये जितनी भी जीवाणु की जो क्रिया है उनको रोक देता है, जीवाणु की वृद्धि को रोक देता है। इसलिए लैक्टोज जो है बढ़िया रहता है भाई, इसलिए तो कहते हैं दूध बढ़िया है। दूध मस्तिष्क और तंत्रिका तंतुओं में उपस्थित लैक्टोज के लिए मुख्य स्रोत होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है भाई, है ना। दूध देखो, आप दूध देखो, हमारे मस्तिष्क को चलाने के लिए दूध कितना अनिवार्य है, हमारी एक्टिवनेस के लिए। हालांकि और चीजों से भी मिल जाता है, लेकिन दूध में देखो, दूध मस्तिष्क और तंत्रिका नर्वस सिस्टम में उपस्थित लैक्टोज के लिए मुख्य स्रोत होता है। मतलब अंदर भी हमें लैक्टोज की जरूरत पड़ती है। जब आपको थकावट आती है, कई बार जो है चीनी वाला दूध पी लीजिए, थोड़ा एनर्जी मिल जाती है। चीनी वाला दूध पीने से एनर्जी क्यों होती है, कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट है तो एनर्जी सोर्स होता है, इसलिए, है ना। लैक्टोज का अवयव गैलेक्टोज मस्तिष्क और नाड़ी संस्थान के लिए आवश्यक होता है। मतलब बहुत अच्छे हमारे दिमाग की क्षमता को बढ़ाने के लिए लैक्टोज में उपस्थित गैलेक्टोज, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि लैक्टोज 2 इकाइयों से मिलकर बना होता है, गैलेक्टोज और ग्लूकोज। यह अन्य शर्कराओं की अपेक्षा अधिक स्वास्थ्यवर्धक होता है, ये ध्यान रखें। अब आपसे पूछा जाए कि कोई भी लैक्टोज के 2 पोषक मान लिखिए, तो लिख दोगे भाई, कोई भी 2 पोषक मान लिख देना कि भाई लैक्टोज जो है दूध के ऊर्जा मान में वृद्धि कर रहा है, यह शरीर में विटामिन के संश्लेषण में सहायक है, यह आंत द्वारा कैल्शियम व फास्फोरस के अवशोषण में सहायक है, लैक्टोज आंत में लैक्टिक अम्ल उत्पादन में सहायक होता है। तो ये सब चीज़ें। इसके अलावा लैक्टोज जो है दूध मस्तिष्क और तंतुओं में उपस्थित लैक्टोज का लिए मुख्य स्रोत होता है। लैक्टोज का अवयव गैलेक्टोज मस्तिष्क और नाड़ी संस्थान के लिए आवश्यक होता है। ये 3-4 पॉइंट बिंदु बना के लिख के आ जाना भाई, क्लियर है। चलिए, तो ये आपका जो है फर्स्ट क्लास कंप्लीट होती है। अगली क्लास में और देखेंगे इसके बारे में कि इसकी प्रोटीन क्या है ना। प्रोटीन के बारे में जो है भाई, दूध में उपस्थित जो प्रोटीन है वहाँ से कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन भी मैं आपके करवाऊंगा, आप निश्चिंत रहिए। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।